नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर रहने वाला है, जैसा भूगोल में अब से 1 से लेकर के और 7 चैप्टर तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनका प्ले लिस्ट में है, आप ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। तो आइए आज का चैप्टर नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानते हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो जो रहने वाली है, ये भारतीय वन्य जीव तथा वनस्पति पर आधारित रहने वाली है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, आप आज मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं। कई बार मौसम वायुमंडल में दिन पर दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। इसके तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। कभी कभी मौसम गर्म या कभी ठंडा भी हो जाता है, कभी वर्षा भी होती है, कभी दिन खारे भी होने लगते हैं तथा आलस्य भी दिन में आने लगता है। तो ये सभी मौसम के दर ब दर बदलने के कारण होता है। अब जैसा आप मानेंगे, अब अक्टूबर नवंबर आते आते सर्दी का मौसम आ रहा है, तो उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। देखो, मैं आपको समझाना चाहूँगा ये मौसम का पैराग्राफ कैसे कैसे होता है। दिसंबर से फरवरी तक थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, सर्दी होने लगती है, और मार्च से मई तक मौसम गर्म रहता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम में मानसून यानी वर्षा आती रहती है। यानी आप मानकर चलेंगे जून से सितंबर, और अभी कुछ दिनों पहले ही वर्षा हो रही है, तो आप मानकर चलिए अब तक तो अक्टूबर में भी वर्षा आ रही है। और मानसून के लौटने का जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि अक्टूबर में ही बारिश आ रही है ज़्यादातर। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार मौसम में अगर मानकर चले तो जून से सितंबर तक कम वर्षा हुई थी, इस वजह से अब की बार ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो आइए जानते हैं शीत ऋतु किसे कहते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, जिसको आप शीत ऋतु कहते हैं। और शीत ऋतु कब से कब आती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, शीत ऋतु जो होती है आपकी ठंडे मौसम, वो आपका दिसंबर से फरवरी तक रहता है। और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। आपने महसूस किया होगा, आप जैसे दिन में बैठेंगे तो आप एक बार मतलब जुलाई या जून के महीने में कड़ी धूप में ऊपर बैठेगा, तो जो सूर्य की किरणें होंगी उसमें इतनी उष्मा होगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, आप 2 मिनट में ही तप जाओगे। और उससे ही आपका ग्रीष्म ऋतु होता है, जिसे लू के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ। लू के महीने में जैसे एक तरीके से आप देखते हैं तो ज़्यादा जो प्रचलन रहता है, छाछ, मट्ठा, केला, आम के मिल्क शेक आदि का प्रचलन रहता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कैसा रहता है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, और वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। ये जब पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा आती है, और वो वर्षा ही पश्चिमी मानसून आती है, जैसे अब आ रहा है। मानसून के लौटने का मौसम, जैसा मैंने आपको बताया, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्षा अभी तक रुक रही है। तो दोस्तों, तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस समय मौसम में वर्षा होती है, और अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अर्थात इस प्रकार जो जलवायु है वो उस ओर अपना ऑब्जर्व नहीं कर रही है, इस ओर आ रही है, क्योंकि जो उष्ण कटिबंध है उसमें लगातार मानसूनी पवन से हो रही है, और इस वजह से मानसूनी जलवायु से अत्यधिक इस समय वर्षा हो रही है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त उत्पादन भी है। जैसे चावल की खेती, गेहूं की खेती अत्यधिक किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च वाच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का भी अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता जलवायु मध्यम है, और न ही अत्यधिक गर्म है न ही अत्यधिक ठंडी है, क्योंकि समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप नोट कीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, और मेघालय के मौसिनराम में होती है, जबकि कई कई वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। देखो दोस्तों, ये पेड़ आप देख पा रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक वर्षा जो मानसून होता है वो पेड़ पर निर्भर रहता है,
लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि जो मानसून है कुछ क्षेत्रों में तो आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों का जो प्रचलन है, मतलब पेड़ों को जो लगाने की स्थिति है वो बहुत मतलब दुखद है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा पेड़ की स्थिति है ही नहीं कि वहाँ पर पेड़ लगाए जा सकें। और जैसा आप मानकर चल रहे होंगे, ये आप पेड़ देख पा रहे हैं, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर है और 1.5 मीटर से 60 मीटर आप मानकर चलिए। इसकी वजह से भी मानसून पर प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति, देखो प्राकृतिक वनस्पति में आप अपने चारों ओर पेड़ पौधे ये सब चीज़ें देखते होंगे, तो इन सब चीज़ों की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मानसून। और मानसून किस पर डिपेंड करता है? प्राकृतिक वनस्पति पे। इसमें इतना ही बताना चाहूँगा। और आप अपने हमें वनों की आवश्यकता क्यों है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ये विभिन्न कार्य भी करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम श्वास के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार मिट्टी में अपरदन को रोकती हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद आदि इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन हमें किस चीज़ से मिल रही है? पेड़ से। और शहद किससे मिल रहा है? इस पेड़ पर आने वाली मधुमक्खी से। आप ये मानकर चलिए, ये जो पेड़ मैं आपको पैराग्राफ में दिखा रहा हूँ, अगर इस पेड़ पर मधुमक्खी अपना छत्ता नहीं बनाएगी तो क्या हमें शहद का उत्पादन मिल जाएगा? नहीं। अगर ये पेड़ हमें सेब और केले देना बंद कर दे तो क्या हमें फल मिल जाएंगे? नहीं। अगर ये पेड़ कटाई होकर आश्रम ना बने तो क्या हमारा आश्रम बन पाएगा? नहीं। अगर ये पेड़ पे ये फल फूल ना आए तो क्या हमारा चारा बन जाएगा? नहीं। अगर इस पेड़ की लकड़ी ना आए तो क्या हमारा ईंधन आ जाएगा? नहीं। अगर इस पेड़ को हम काट कर बैट बॉल ना बनाए तो क्या हमारे खेलने के जो संसाधन है वो बन पाएंगे? नहीं। तो यही बातें होती है कि पेड़ का हमारे जीवन में बहुत है। और इस पेड़ से ही आप देख पा रहे होंगे वन्य जीव भी इस पर निर्भर करते हैं। तो ये सभी बातें आप समझ सकते हैं किससे मिल रही है? पेड़ से मिल रही हैं। तो मिट्टी से पेड़ों को बांधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकार बार बार इस चीज़ को कहती रही है कि पेड़ अत्यधिक संख्या में लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी हम सभी पेड़ों को नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी हमारी है, क्योंकि हम वन्य जीव वनों के उपयोग को कम कर रहे हैं। और वन्य प्राणी जो होते हैं वो वनों पर ही निर्भर होते हैं, जैसे सांप, अबैचर, पक्षी, स्तनधारी, कीटे आदि कर्मियों का इस पर निवास होता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ठीक है। और भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें कोबरा एवं कीरत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार होने के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं और बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, ये आप याद रखिएगा, बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित स्थापित किए गए हैं। और सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए परियोजना, हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। अब हम कक्षा 7 की जो NCERT है का पहला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।